नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए महाराष्ट्र के जो इस समय हिंदुस्तान के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन शरद पवार साहब की। और वो बात इसलिए हो रही है कि रोज खबर आ रही हैं। सुबह खबर आती है कि शरद पवार साहब की एनसीपी बीजेपी में जाने को तैयार। शाम को खबर आती है कि एनसीपी शरद पवार कांग्रेस में विलय की संभावना। वो इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये पिछले उनका काफी दिनों से चल रहा है। शरद पवार साहब कहीं भी जा सकते हैं, ये कोई डेफिनेटली उनके साथ नहीं कह सकता है कि वो इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। जैसे कुछ लोगों का है कि कौन किधर जाएगा, इनको पलटू राम तो नहीं कहना ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार की तरह इनको भी समझ में आता है कि कहां क्या कैसे कब होना चाहिए, उस तरह से हैं। मैं जो 2024 का चुनाव हुआ था उसके इसलिए आपको एक डिटेल दे रहा हूं कि जरा ये समझिए कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। एक आप टेबल देख रहे हैं, उस टेबल में जो पहला कॉलम है वो क्या है, सीटें कितनी कंटेस्ट की और कितनी जीती। कांग्रेस ने 2024 में 17 सीटें कंटेस्ट की, 13 जीती थी। वोट उसको मिला था 17% और उसका स्ट्राइक रेट मतलब जितनी सीटें लड़े उसमें कितने में जीते वो 76% था। एक्सीलेंट। फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन की पहले बात कर ले रहे हैं। 21 में से 9 सीटें जीते, 17% वोट, 43% का स्ट्राइक रेट। 21 में से 9 जीते तो 43% था, 50% नहीं आ पाया था। अब एनसीपी शरद पवार 10 में से 8, 10% वोट, 80% का स्ट्राइक रेट। और इंडिया गठबंधन एज सच 48 में से 48 में से 30 सीटें जीते, टोटल वोट परसेंटेज 44% और स्ट्राइक रेट 63%। टोटल सीट में से 63% सीट जीत के आ गए थे। और ये मतलब एक तो मेजॉरिटी है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। फिर आ जाइए जरा इंडिया के लिए। बीजेपी 28 में 9 जीती, 26% वोट मिले, स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब 32% का। शिवसेना, अब वो असली शिवसेना वही है जो शिंदे जी वाली है, 15 में से 7 सीट जीते, बहुत ही मतलब टोटल वोट उनको मिले 13%, स्ट्राइक रेट 47%। एनसीपी अजीत पवार वाली या एनसीपी जो ओरिजिनल अब है, 4 में से 1 सीट, 4% वोट, 25% का स्ट्राइक रेट। आरएसपी भी 1 सीट लड़ी थी, जीती नहीं, 1% वोट पाई थी। एनडीए को कुल 48 सीटों में 48 सीटों में 17 सीटें जीती, 44 सीटों में 44% उसका टोटल वोट शेयर रहा, बराबरी इंडिया के। स्ट्राइक रेट लेकिन 35% रहा। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि यहां पे जरा एक मिथ टूटता है। ऐसा माना जाता है, जो जनरल एक स्टेटमेंट लोग देते हैं कि साहब ये तो कांग्रेस ऑपोजिशन की पीठ पे चढ़ के आती है, उसका अपना वोट बैंक तो है नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो पूरे भारत में जो 99 सीटें जीती थी, अब तो 100 हो गई हैं, उस 99 में सबसे ज्यादा सीटें केरल से। और ये इसलिए समझना जरूरी है कि महाराष्ट्र जो है कांग्रेस के लिए अहम इसलिए है कि केरल में जहां क्लीन स्वीप करते हैं वहां पे 14 ही सीटें कांग्रेस के पास हैं, महाराष्ट्र में उसके पास 13 सीटें हैं और स्ट्राइक रेट 76% है। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस किसी के ऊपर राइड ओवर नहीं करती है, बाकी पार्टीज राइड ओवर कर रही हैं, बाकी पार्टीज को जरूरत है कांग्रेस की। और इससे क्या हो रहा है कि वहां पे महाराष्ट्र में एक दूसरे तरह का कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी में है। उसके बाद विधानसभा इलेक्शन हुए, वहां बेईमानी हुई, वो अलग बात है। अब जरा ये वे कर लिया जाए कि कौन किसके साथ जाता है तो क्या होगा। अब थोड़ी देर के लिए मर्ज के लिए ये सोचिए कि अगर एनसीपी शरद पवार गुट बीजेपी के साथ मर्ज हो जाता है तो उससे क्या फायदा है। अच्छा, मर्ज होने का इसलिए जरूरी है, जो अभी नया जो खेल चला रही है बीजेपी कि पार्टी तोड़ दे रही है, तो ज्यादातर पार्टी चाहेंगी कि हम मर्ज ही हो जाएं। तो अगर वो बीजेपी के साथ मर्ज हो जाने से क्या फायदा है, उसका फायदा ही फायदा है, नुकसान तो मुझे कुछ लगता नहीं है। क्योंकि बीजेपी का क्या फायदा है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बीजेपी के पास अभी 240 सीट हैं, उसने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को तोड़ दिया है, 20
जो सांसद हैं वो एक दूसरे रूट से, एनसीपी दूसरे रूट से चल के अंतोगत्वा बीजेपी में आ ही जाएंगे, मर्जी हो जाएंगे। 6 उद्धव ठाकरे के यहाँ से आ चुके हैं, उनको भी मर्ज होना ही है अंत में, तो 26 हो गए। अब अगर 8 ही आ जाते हैं तो 34 सीटें हो गई। तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है? 240 प्लस 34 274 बीजेपी की क्लियर मेजॉरिटी। और बीजेपी हरदम चाहेगी कि उसके पास क्लियर मैंडेट, क्लियर मेजॉरिटी रहे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है और वो अगला इलेक्शन इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहेगी। बीजेपी को एनसीपी के आने से नुकसान क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में कोई भी नहीं, क्योंकि वहां शरद पवार एनडीए में आके ये नहीं कहेंगे कि मैं नंबर 1, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं वो तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे। उनका मैक्सिमम डिमांड ये होगी कि भैया एक और मंत्री पद दे दो, हमारे भतीजे की बहू को आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, हमारे यहां भी किसी को कुछ बना दो, इस तरह की डिमांड करेंगे। अब एनसीपी को बीजेपी के साथ जाने से क्या फायदा है, ये भी जरा सोच लीजिए। सबसे बड़ा फायदा यह है सारे केस बंद। वही अजीत पवार जिनको मोदी जी बताते थे कि इससे भ्रष्टम मंत्री हैं, और दूसरे दिन आके उन्हीं को ज्वाइन करा लेते हैं। तो बीजेपी सबसे फायदा तो जो एनसीपी शरद पवार है उसको यह है कि अब उसके मामले खत्म, एक तरह से कुछ का बेईमानी करो, नई बेईमानी करो, पुराने जो भी किया है हेरा फेरी उन सब पे पर्दा डालो। लेकिन एक जो चीज एनसीपी को होगी कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सुप्रिया सुले 2 नंबर की नेता नहीं रहेंगे। वो इसलिए नहीं रहेंगी कि उनकी भाभी अजीत पवार जी की जो पत्नी है वो ऑलरेडी वहां है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और वही डिसाइड करेंगे। सुप्रिया सुले वहां की इंचार्ज नहीं होंगी। तो ये एक एनसीपी का, शरद पवार का अपने बेटी की दृष्टि से देखे हैं कि भाई उनका क्या फायदा, बेटी को सेट कराना, ये सबके उसमें तो ये बहुत फायदा नहीं हो रहा है। अब ये देखा जाए कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में अगर एनसीपी आती है तो इससे क्या फायदा है। एक संभावना यह है कि मर्ज कर जाए। अगर कांग्रेस मर्ज कर जाती है तो भाई कांग्रेस 108 सीटें हो जाएंगी, तो कांग्रेस का आप ये कह सकते हैं कि फायदा ही फायदा है। लेकिन मुख्य फायदा चुनावी दृष्टि से जो शरद पवार साहब का जो प्रभाव क्षेत्र है, खास करके पूना और उसके आगे का इलाका, वहां पे कांग्रेस को एक स्ट्रांग बेस मिल जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक चीज और है कांग्रेस का, अगर कांग्रेस यहां पे एनसीपी मर्ज कर जा रही है तो यह भी सोचने वाली बात होगी कि अब उद्धव ठाकरे की जो ताकत कम हो चुकी है, तो कांग्रेस ही अकेली ऑल्टरनेटिव बच रही है महाराष्ट्र में बीजेपी से लड़ने के लिए। कितने दिन लड़ेंगे, कितना होगा, सफल होंगे नहीं होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन इस समय कांग्रेस ही सामने दिखाई दे रही है जो बीजेपी से लड़ सके। अब इसमें से कांग्रेस को नुकसान क्या हो रहा है? फायदा तो ये मैंने बता दिया आपको। महाराष्ट्र में लीडरशिप की दावेदारी बहुत से लोग कर रहे हैं कांग्रेस में। अब उसमें एक साहब और आ जाएंगे कि मैं भी लीडर। तो पुराने लीडर जो है वो दुखी होंगे, उनको लगेगा कि हमारे साथ कुछ नाइंसाफी हो रही है, नए लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो एक बड़ा और बात है कि इसमें एक आदमी सबसे ज्यादा खुश होगा, शरद पवार साहब से भी ज्यादा, किसी से भी ज्यादा, और उसका नाम है गौतम अडानी। अडानी साहब बहुत खुश होंगे कि अपना आदमी, अपना मित्र जो है वो साथ आ गया। अब उस मित्र की दिक्कत क्या है कि वो जो अडानी साहब हैं वो जिस तरह से, जितनी क्लोजनेस है, जितनी वो बातचीत करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व रहते हैं, उससे कांग्रेस का बहुत नुकसान होगा। क्योंकि अभी कांग्रेस को यही जवाब देते नहीं बनता है कि भाई फलाना स्टेट में अडानी काम कर रहे हैं, फलाना स्टेट में अडानी काम कर रहे हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि अडानी अगर एयरपोर्ट पे काम कर रहा है तो एयरपोर्ट तो उस स्टेट में ही ऑपरेट करेगा ना, तो उसको तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जो मेरी समझ बनती है कि पुराने लीडर्स दुखी होंगे, अडानी को अच्छा लगेगा। अब लेकिन ये भी तय है कि ये जो रीजनल पार्टीज और इस तरह की जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो सारी पार्टीज एक एक करके बिखरती जा रही हैं। हम जो भी देखें, जो व्यक्ति विशेष की पार्टी थी, बंगाल का सबसे ताजा उदाहरण है,
उससे पहले जनता दल एस और जनता दल क्यू और जनता दल के और क्या क्या मालूम नहीं था। तो वो जो एक धीरे 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 खत्म हो रहा है, उससे थोड़ी निजात मिल जाएगी। क्योंकि शरद पवार साहब जब नहीं रहेंगे तो उसका बाइंडिंग फैक्टर कुछ नहीं रह जाएगा। अजीत पवार की पत्नी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पत्नी ने ही सुप्रिया सुले के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था, तो बिग हार्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं वो नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं रहेगी। क्योंकि अजीत पवार भी अब नहीं है, तो वो कौन इस पूरे जो बिखरे हुए लोग हैं उनको एक जगह लाएगा एनसीपी के बाद। अभी तो फिलहाल शरद पवार को छोड़ के और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिला के मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर सिर्फ हम कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर शरद पवार बीजेपी में चले जाएं तो कांग्रेस के लिए अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस के पास एक बेसिक क्रिटिकल मास है, सबसे बड़ी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र से, और वो क्रिटिकल मास के सहारे एक बड़ी चीज़ फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप उसको बाहर कर रहे हैं तो महाराष्ट्र इतना आसान नहीं है। यूपी में आप बहुत छोटी फिगर है, महाराष्ट्र में यू आर दी आप सबसे बड़ी पार्टी एक तरह से है इन टर्म्स ऑफ लोकसभा एमपीज। तो अंतोगत्वा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए बेहतर है कि एनसीपी बीजेपी में के साथ मर्ज हो या चली जाए। एनसीपी के लिए भी बेहतर है क्योंकि उसके सारे जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, जो कुछ हैं, उन सब पे एक तरह से फ्रीडम मिल जाएगी, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा। और बीजेपी का फ़ायदा है ही, क्योंकि बीजेपी को एक 8 एमपी की अगर और डोज मिलती है तो वो करीब करीब हाफ ए मार्क्स से 1-2 सीट ऊपर हो जा रहा है। हाफ ए मार्क मतलब मेजॉरिटी उसकी 272 की जगह 273-74 आ जा रही है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।